हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ का प्रश्नावली 1.1। इससे पहले मैंने 2 क्लासें बनाई हैं जिनमें मैंने उदाहरण के सवालों को किया है 5 सवालों को 2 क्लासों में। अगर आप उन 2 क्लासों को देखेंगे तो इस वाली क्लास में थोड़ी आपको फ़ायदा मिलेगी, सहूलियत मिलेगी समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औसत दीजिए। क्या मतलब है इसका? निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय, यानी कि जो आपके नीचे ऑप्शन दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑप्शन है। इन 9 ऑप्शन में से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं हैं। और अपने उत्तर का औसत दीजिए का मतलब क्या है? अपने अपने तर्क देना है अपन को कि जो हमारा उत्तर आया है वो सही है या नहीं है, उसका तर्क के साथ आंसर देना है मतलब हमें। तो अब हम इसका पहला वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है इसका पहला क्वेश्चन? इसका पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह क्या है। मैंने कल क्या बताया था कि समुच्चय क्या होते हैं? समुच्चय वो होते हैं, एक ऐसा समूह होता है जिसका कोई अर्थ निकले। समुच्चय का मतलब क्या होता है? एक ऐसा समूह, किन्हीं वस्तुओं का, व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है, मतलब एक सार्थक, जिसका कोई वेल डिफाइंड हो, जो अपन उसको अच्छे तरीके से समझा सकें। अब वो कैसे समझ गए कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो ये समुच्चय हुआ है या नहीं? बिल्कुल होगा समुच्चय, क्योंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने होते हैं? जून होता है, जुलाई होता है, यही तो होते हैं ना। तो एक मतलब अपन सटीक इसका जो आंसर दे सकें ना, जिस समूह का अपन सटीक आंसर दे सकें, वही हमारा समुच्चय होता है। तो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय है, बिल्कुल है। सेकंड सवाल है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब इस वाले को समझिए। इस वाले समूह में हम 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों को तो रखेंगे, लेकिन हमें डिसाइड कैसे करेंगे कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं? क्योंकि कोई व्यक्ति किसी मायने में अच्छा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति दूसरे तरीके से अच्छा हो सकता है। तो ये हम तय कर ही नहीं सकते कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हैं। तो जिसका हम सुस्पष्ट आंसर ना दे सकें ना, जिस समूह को अपन सुस्पष्टता से नहीं दर्शा सकें, वो समुच्चय नहीं होगा। तो ये सेकंड वाला समुच्चय नहीं है। थर्ड वाला, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज कौन से हैं, हम कैसे बता सकते हैं? कोई किसी ने ज़्यादा रन बनाए हैं, किसी ने ज़्यादा विकेट लिए हैं, तो हम किस आधार पर बताएंगे कि कौन से बल्लेबाज सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं? मतलब आधार नहीं बना सकते उनका। तो फिर ये वाला भी समुच्चय नहीं होगा। तो पहला समुच्चय तो है, लेकिन दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। चौथा वाला, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। जैसे हमारी कक्षा में 100 बालक हैं, तो हम 100 ये मतलब ये स्पष्ट बात हुई ना कि हमारी कक्षा में जितने भी बालक हों हम उसको लिख सकते हैं। तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है, बिल्कुल है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, ये वाला समुच्चय रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 100 से कम सभी प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 से लेके 99 तक। तो ये सारी की सारी प्राकृत संख्या रहेंगी जो 100 से कम है। मतलब जिसका हम सटीक आंसर दे सकें ना, सीधा सीधा समझो, जिस समूह का अपन सटीक आंसर दे सकें वो हमारा समुच्चय होता है। तो ये वाला भी समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों अब लेखक प्रेमचंद जी ने कितने उपन्यास लिखे होंगे? जितने भी लिखे होंगे उनको अपन संग्रह कर तो सकते हैं ना। तो ये वाला भी समुच्चय होगा। अगला वाला, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय है, क्योंकि सभी समपूर्णांक कौन से हो जाएंगे? 2 4 6 8 ऐसे चलते चले जाएं तो एक अपना समुच्चय बन जाएगा मतलब। अगला वाला है इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय बनेगा, बिल्कुल बनेगा ये वाला समुच्चय। क्यों बनेगा? क्योंकि इस अध्याय में आने वाले कितने प्रश्न हैं उनका भी आंसर हम दे सकते हैं। तो ये वाला भी समुच्चय अपना होगा। ओके, इसके अलावा अगला है विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये वाले का आंसर नहीं दे सकते हम। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन से हैं ये हम तय कर ही नहीं सकते। मतलब सीधा बात ये है कि जिनका आंसर हम अच्छे से दे सकें ना वो समूह, तो वो समुच्चय होते हैं। लेकिन विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, ये वाला विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, इसका आंसर नहीं दे सकते। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कौन से हैं, इसका आंसर नहीं दे सकते। प्रतिभाशाली लेखक कौन से हैं, इसका आंसर भी नहीं दे सकते। तो ये तीनों, दूसरा, तीसरा और नौवां, ये वाले अपने समुच्चय नहीं होंगे, बाकी के समुच्चय होंगे। ओके, अगला वाला क्वेश्चन क्या है? अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है
कि मान लीजिए ए बराबर, मान लीजिए मैंने बताया था ये कौन सा रूप होता है, ए बराबर छोटे मझले कोष्टक में 1 2 3 4 5 6 रूप कौन सा होता है, कल बताया था मैंने, ये होता है रोस्टर रूप। जो नॉर्मली लिखा होता है ना सीधा सीधा, उसी को अपन रोस्टर रूप बोलते हैं। तो इसमें अपन को रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, जो आपको प्रतीक दिख रहा है ना ए वाला, इसको बोलते हैं अवयव है, इंग्लिश में बोलते हैं बिलोंग्स टू, और इसको बोलते हैं अवयव नहीं है, यानी कि डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो हमें ये बताना होता है, सीधी बात ये है कि ए अपना समुच्चय है ना, ए बराबर 1 2 3 4 5 6, तो अपन को सीधा सीधा ये बताना है कि 5 है वो ए का अवयव है या नहीं। तो इसमें से ढूंढ के ही तो बताना है कि ए अवयव होगा। इनके अंदर जितने भी समुच्चय के अंदर जो भी लिखे होते हैं ना 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे अवयव होते हैं। तो जो होगा उसमें अपन ए वाला चिन्ह लगाएंगे अवयव है का, और जो नहीं होगा उसमें अपन ए वाला चिन्ह लगाएंगे अवयव नहीं है का। तो 5 अवयव है, बिल्कुल 5 अवयव है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, अवयव है। दूसरे वाले में 8 अवयव है, नहीं है दूसरे वाले में 8 अवयव। तीसरे वाले में 0 अवयव है, नहीं है 0 अवयव। 4 अवयव है, बिल्कुल है 4 अवयव। 2 अवयव है, बिल्कुल है 2 अवयव। और 10 अवयव है, नहीं। मतलब इसमें से जो अवयव रहेगा तो अपन ए वाला चिन्ह लगा देंगे अवयव है का, और अगर अवयव नहीं रहेगा तो अपन ए वाला चिन्ह लगा देंगे अवयव नहीं का। बहुत सरल है ये वाला। तो सीधी बात ये, समुच्चय में अगर अपन को दिख जाए वो अवयव तो अपन अवयव है का चिन्ह लगा देंगे। अब अवयव है का चिन्ह कौन सा होता है, अवयव है का चिन्ह ए वाला होता है, और अवयव नहीं है का चिन्ह ए वाला होता है। ओके, अब अगला वाला सवाल देखिए कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। थे मैंने कल बताया था आपको कि रोस्टर रूप से समुच्चय रूप में, लेकिन जो समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं सारे के सारे, ये 6 क्वेश्चन है ना, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं और इनको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। और एक बात हमेशा याद रखना कि समुच्चय से इस तरीके से अगर अपन इनको रोस्टर रूप में लिखेंगे ना तो ये सरल होगा, लेकिन रोस्टर रूप से जब समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, मतलब इन रूप से, ये कौन से रूप हैं, ये 6 के 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन्हें अपन समुच्चय निर्माण रूप बोलते हैं। और ये वाला कौन सा रूप था, ए वाला था रोस्टर रूप। तो हमें इन तरीके के रूपों से इस तरीके का रूप बनाना है, दोनों का मतलब एक ही रहेगा। तो अपन को इस समुच्चय निर्माण रूपों से इस रोस्टर रूप में कन्वर्ट करना है, इस तरीके के रूप में। तो वो हम कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है अपना, पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर, पहला क्वेश्चन है ए है, ए बराबर, इसको पढ़ते कैसे हैं एक बार फिर से देखिए। ए बराबर मझले कोष्ठक में बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स, जो 2 बिंदी लगी है ना इनको बोलते हैं सच दैट। तो ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और माइनस का 3 एक्स है वो माइनस के 3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये हुआ कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, मतलब ये जो डिब्बे के अंदर आएगा ना वो एक पूर्णांक आएगा। मैंने कल बताया था पूर्णांक कौन से होते हैं, पूर्णांक 0 होता है, पूर्णांक 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, और इन्फानाइट तक होते हैं। -1 मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फानाइट तक इधर चले जाओ, और -1 -2 मतलब माइनस के पूरे इन्फानाइट तक, प्लस के पूरे इन्फानाइट तक, 0 सब कुछ जो नंबर होते हैं सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। तो इन्होंने अपन से क्या किया क्वेश्चन में, इन्होंने अपन से क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने अपन से क्वेश्चन में कहा कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है। इन्होंने अपन से क्वेश्चन में कहा एक्स सच दैट एक्स एक पूर्णांक है, और जो एक्स है वो -3 से तो बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। अब समझिए आंसर, समझिए हम ए बराबर लिखेंगे, ए बराबर, इन्होंने अपन से क्या कहा, इन्होंने अपन से कहा कि एक्स सच दैट एक्स पूर्णांक है। अब जैसे हम यहाँ पर पूर्णांकों का समुच्चय लिखेंगे तो पूर्णांकों का समुच्चय कैसे लिख देंगे, माइनस इन्फानाइट से लेके प्लस के इन्फानाइट तक पूरे के पूरे आ जाएंगे, मतलब। लेकिन इन्होंने ये भी तो कहा सेकंड कंडीशन में, ए वाली कंडीशन भी तो लगा दी कि x -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़े कौन से पूर्णांक होते हैं, -3 से बड़ा -2 होता है, -2 से बड़ा -1 होता है, फिर 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, फिर 4 होता है, फिर 5 होता है, और फिर 6 होता है। अब 7 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि -3 से बड़े चाहिए। तो -3 से बड़े अपन ने ले लिए -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन 7 से छोटे चाहिए, और अपन ने 7 से छोटे तक ले लिए। 7 से छोटे तक होते हैं 6, और पूर्णांक हमेशा ध्यान रखना यही होते हैं 1 2 3 4 5 6, 1/2 ये सब कुछ नहीं होते हैं, वो तो परमेय संख्या होती हैं, पूर्णांक में यही आते हैं सारे, मतलब जो पूर्ण अंक हैं, शब्द से ही क्लियर है ना, पूर्ण अंक, -2 -1 0। तो पहले का आंसर यही हो जाएगा।
ये अपने समुच्चय निर्माण रूप में था और ये अपने लिख दिया, इसको अपने रोस्टर रूप में लिख दिया। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पढ़िए एक बार। सेकंड क्वेश्चन है अपना कि एक्स सच दैट एक्स बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। पहले बताइए प्राकृत संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वही तो होती हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इन्फानेट तक। इन्फानेट बार बार बोल रहा हूँ, क्या होता है इन्फानेट? इन्फानेट अनंत, चलते ही चले जाओ, कभी अंत ही नहीं होगा उसका। तो 1 2 3 4 5 6 से लेके अनंत तक, जब तक तुम गिनती गिन सकते हो तब तक। तो बी बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 4 5 होती है, लेकिन 6 से कम कौन कौन सी होंगी बताइए? 6 से कम कौन कौन सी होंगी? 6 से कम होंगी 1 2 3 4 5, क्योंकि जीरो तो होती नहीं है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। तो पहली तो 1 होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर इसका क्या आ जाएगा? आंसर इसका आ जाएगा बी बराबर, यही वाला कोष्टक आता है हमेशा ध्यान रखना, 20 वाला मझला कोष्टक। ए बराबर 1 से शुरू होगा 1 2 3 4 5, और उन्होंने कहा था कि 6 से कम, मतलब 6 के बराबर नहीं, 6 से कम प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या है तो 1 2 3 4 5, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इस यही को अपन ने इसको रोस्टर रूम में लिख दिया। ओके, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल है अपना कि सी बराबर एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। समझिए क्वेश्चन को। एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृत, इन्होंने कहा 2 अंकों की प्राकृत संख्या है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या बताइए कौन कौन सी होती हैं? प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फानाइट तक। और 2 अंकों की प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? 2 अंकों की प्राकृत संख्या कौन सी होंगी? दिमाग लगाइए। 10 11 12 13 14 15 और 99 तक, क्योंकि 100 3 अंक की हो जाएगी और 9 1 अंक की हो जाएगी। 2 अंकों की कौन सी? इनमें 2 अंक हों तो 10 में 2 अंक होते हैं, 1 और 0। 99 में भी 2 अंक होते हैं, 9 और 9, लेकिन 100 में 3 होते हैं और 9 में 1 होता है। मतलब 10 से शुरू होकर 99 तक होंगी। अगर इतना क्वेश्चन होता ना कि एक्स सच दैट एक्स 2 अंकों की प्राकृत संख्या है, तो अपन को 10 से लेकर 99 तक लिखनी होती। लेकिन उन्होंने कहा जिनके अंकों का योगफल 8 है, तो कौन सी हैं जिनके अंकों का योगफल 8 होगा? दिमाग लगाइए। 10 के अंकों का योगफल 8 है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 10 1 और 0, 1 और 0 का योगफल तो 1 ही होगा। फिर कौन सी होंगी? 11 होगी? नहीं होगी। 12 नहीं, 13 नहीं, 14, सीधी बात है 17 होगी ना पहली, क्योंकि 17 के अगर अपन अंकों का योगफल देखें तो 17 में कौन कौन से अंक हैं? 1 और 7, इनका योगफल कितना है? 8 है। इनका योगफल 8 है ना। तो हमें 2 अंकों की वो वाली बतानी है जिनके अंकों का योगफल 8 है। तो दिमाग लगाते चलिए, आपको पता चलता जाएगा। हर एक 10 से 20 तक एक होगी, 20 से 30 तक एक होगी, केवल एक ही एक होगी सारे वालों में। तो अपन इसका आंसर लिखेंगे सी बराबर, पहली कौन सी होगी? 17। अब सीधे क्रम से चलते चले जाओ। फिर 26 होगी, 6 और 2 8, फिर 35 5 और 3 8, फिर 44 4 और 4 8, फिर क्या होगी? फिर 53 होगी, 5 और 3 8, फिर 62 होगी, 6 और 2 8, फिर क्या होगी? फिर 71 होगी, 7 और 1 8, और होगी क्या कुछ? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। कौन सी होगी? अभी बता रहा है, 1 सेकंड रुको। एक और होगी, एक 80 होगी, क्योंकि 80 8 और 0 8, तो ये अपना समुच्चय बन गया अपना। बस यही इसका आंसर है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये सब। अगला वाला समझिए क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला वाला क्वेश्चन है, पढ़िए एक बार, कि डी बराबर एक्स सच दैट एक्स एक आवाज़ संख्या है। आवाज़ संख्या कौन, जानते हो आवाज़ संख्या कौन सी होती है? आवाज़ संख्या वे संख्या होती हैं जिनमें केवल उन्हीं का भाग जाता है। जैसे 2 में किसका भाग जाता है? 2 में केवल 2 ही का तो भाग जाएगा। 3 में किसका जाएगा? 3 में केवल 3 का ही जाएगा। 4 में केवल 4 का ही जाएगा, लेकिन 4 में 2 का भी तो जाएगा। 2 दूनी 4, 15 में 5 का चला जाएगा, 5 तिया 15। मतलब आवाज़ संख्या भी संख्या होंगी जिनमें खुद का ही भाग जाएगा और एक बस। तो 2 में जाएगा, 3 में जाएगा, 4 में नहीं जाएगा, क्योंकि 4 में तो 2 का भी चला जाएगा। 5 में केवल 5 का ही जाता है, 1 का तो सब में जाता है। इसके अलावा 6 में 6 का तो जाएगा, लेकिन 6 में 2 का भी जाएगा और 3 का भी जाएगा। तो जिन संख्याओं में केवल और केवल खुद का ही भाग जाता है, उन्हीं को अपन लोग आवाज़ संख्या बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से बता दिया कि जिन संख्याओं में केवल और केवल
खुद का भाग जाता है ना, जिन संख्याओं में केवल और केवल खुद का भाग जाता है वही होती हैं अभाज्य संख्याएं। ओके, जिन संख्याओं में केवल और केवल खुद का भाग जाता है वही होती है अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इन्होंने कहा कि अभाज्य संख्याएं तो हैं, मतलब 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब तो है, लेकिन 60 की भाजक है। और 60 की भाजक है का मतलब है कि 60 उन सारी संख्याओं का 60 पे भाग जाएगा। जैसे 2 अभाज्य है या नहीं, बिल्कुल है अभाज्य, क्योंकि 2 में केवल और केवल 2 ही का भाग जाता है, एक नहीं होती, एक ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है। 2 तो 2 का भाग जाएगा, लेकिन 2 का 60 में भी जाएगा। देखो अभाज्य भी होनी चाहिए और 60 में भाग भी जाना चाहिए। 60 की भाजक है का मतलब है 60 में भाग जाएगा, तो अभाज्य भी होनी चाहिए और भाग भी जाना चाहिए। तो कैसे? 2 का बिल्कुल जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, एक सेकंड, चलिए लिखते हैं डी बराबर, डी में क्या क्या आ जाएगा, डी में 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 अभाज्य भी है और 60 की भाजक भी है। 3 भी अभाज्य है और 3 का भाग 60 में जाएगा, बिल्कुल जाएगा 3 का भाग 60 में, 20 3 60। 4 तो अभाज्य ही नहीं है, हमें केवल अभाज्य चाहिए। 5 अभाज्य है, बिल्कुल है, 60 में भाग जाएगा, जाएगा 5 आ गई। 6 तो अभाज्य ही नहीं है। 7 अभाज्य, लेकिन 60 में भाग नहीं जाएगा 7 का। 8 तो अभाज्य नहीं होती है। 9 भी नहीं होती है, 10 भी नहीं होती है, 11 होती है, लेकिन 11 का 60 में भाग नहीं जाएगा। अब नहीं होगी कोई सी भी संख्या, अब जो भी संख्या होगी जिसमें 60 का भाग जाएगा वो सारी की सारी कौन सी होंगी, वो भाज्य होंगी, अभाज्य नहीं आ सकती है। बस यही वाली संख्याएं थी। 13 का भी नहीं जाता है, 17 का भी नहीं जाता है। ठीक है, बस यही इसका आंसर होगा। ओके, आगे समझिए, बस ये वाला हो गया। 2 सवाल और कराऊंगा मैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल ये है कि ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों को अपन को किस में लिखना है, समुच्चय में लिख देना है। रोस्टर रूम में, ये समुच्चय नंबर रूम में लिखा है, तो ई बराबर क्या आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षर आ जाएंगे। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से, मैंने कल बात बताई थी कि समुच्चय में कभी भी संख्या रिपीट नहीं होती हैं। तो टी आ गई एक बार, आर आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। इसके बाद में आई आ जाएगी, फिर जी आ जाएगी, फिर ओ आ जाएगी, फिर एन आ जाएगी। अब फिर से ओ आएगी, नहीं आएगी क्योंकि रिपीट हो जाएगा ना 2 बार। एम बिल्कुल आएगी, ई बिल्कुल आएगी, टी नहीं आएगी क्योंकि टी पहले से ही आ गया है। आर आएगी, आर भी फिर से आ गया है। बाय आएगी, बिल्कुल आएगी बाय। मतलब रिपीट नहीं करना है, बस यही इसका ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय बन गया, बस यही इसका आंसर होगा। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखिए। ये अगला क्वेश्चन, एफ बराबर बेटर की सभी अक्षरों का समुच्चय। ये बिल्कुल सेम ही पहले वाला ही है, 5 में जैसा ही आंसर है इसका भी, कि बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय बताना है अपन को। तो बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कैसे बताएंगे, बस अपन को रिपीट नहीं करना है और सारे के सारे अक्षर लिख दो। बी, फिर ई आ गया, फिर टी आ गया। अब दोबारा टी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 2 बार रिपीट हो जाएगा। ई भी नहीं आएगा, फिर आर आ जाएगा, बस ए बन गया समुच्चय, यही इसका आंसर है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, चौथे 5वें सवाल अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस क्लास में अगर कोई डाउट हो तो इससे पहले की 2 क्लासें देख लेना, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, जय हिंद सभी को, टाटा बाय बाय।